नमस्कार। आज हम समय में पीछे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उन बड़े बड़े आइडियाज को जिन्होंने प्राचीन भारत को आकार दिया। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन कॉन्सेप्ट्स की कहानी है जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। तो चलिए एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, इतने सारे नाम क्यों? ये सब आए कहाँ से? देखिए, महाकाव्यों में जिक्र मिलता है भारतवर्ष का। फिर जब ग्रीक्स आए तो उन्होंने सिंधु नदी को कहा इंडस, और उसके पार की जो जमीन थी वो बन गई इंडिया। और फिर सदियों बाद जब मध्यकालीन इतिहासकार आए तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। तो मतलब ये नाम ही अपने आप में एक पूरे विविध इतिहास की कहानी कह देते हैं। आज की हमारी पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें अतीत के बारे में पता कैसे चलता है। फिर देखेंगे साम्राज्यों का चक्र, उसके बाद विचारों का बाजार, फिर भारत और दुनिया के कनेक्शंस, और आखिर में इसकी एक स्थायी विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, प्राचीन इतिहास को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है, और इसे समझने के लिए जो इतिहासकार हैं वो असल में 3 अलग अलग खिड़कियों से अंदर झांकते हैं। तो ये 3 खिड़कियां कौन सी हैं? पहली तो है धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि वेद और पुराण। इनसे हमें उस समय के विश्वासों, समाज के बारे में पता चलता है। दूसरी खिड़की है ऐतिहासिक और राजनीतिक ग्रंथ, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो बिल्कुल सीधे सीधे पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात करते हैं। और तीसरी खिड़की, जो कि शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स, जो हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव। अब जो बात सबसे मजेदार है वो है इन सोर्स में मिलने वाला विरोधाभास। जरा सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास वेद हैं जो प्रार्थनाओं, यज्ञों और सामाजिक नियमों पर फोकस करते हैं, और ठीक दूसरी तरफ लगभग उसी दौर का अर्थशास्त्र है, जो कि एक तरह का रूथलेस प्रैक्टिकल मैनुअल है कि भाई जासूसी कैसे करनी है, खजाना कैसे भरना है और दुश्मनों को जड़ से कैसे खत्म करना है। मतलब एक ही समाज के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हमें दिखाई देते हैं। और ये बाहरी नज़र कितनी अलग हो सकती है, इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है मेगास्थनीज। जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर बनकर आया तो उसने समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं देखा। नहीं, उसने समाज को 7 अलग अलग क्लास में बटा हुआ देखा, जो उनके पेशे पर आधारित थे। तो ये दिखाता है कि कैसे एक बाहरी आदमी की नज़र हमें हमारी पारंपरिक कहानी से बिल्कुल अलग एक तस्वीर दिखा सकती है। तो ये तो हुई बात कि हमें इतिहास पता कैसे चलता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साम्राज्यों का चक्र। प्राचीन भारत का जो पॉलिटिकल इतिहास है ना, वो एक साइकिल की तरह है। यूनिफिकेशन और फिर फ्रैगमेंटेशन। मतलब बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर वो वापस छोटे छोटे राज्यों में टूट जाते हैं। ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। यहाँ देखिए, भारत के 2 सबसे बड़े प्राचीन साम्राज्य जिनके बीच कई सदियों का फासला है। पहले मौर्य साम्राज्य, जो करीब 322 बीसीई में शुरू हुआ, अशोक के समय अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन फिर धीरे धीरे कमजोर होता गया और 1850 बीसीई तक खत्म हो गया। फिर एक लंबा गैप, सदियों तक विखंडन रहा, और फिर उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का। ये भी अपने पीक पर पहुंचा, लेकिन करीब 550 सीई तक हुणों के आक्रमणों के बाद ये भी बिखर गया। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है, एक सेंट्रल पावर का उठना और फिर उसका गिरना। तो सवाल ये उठता है कि ये साम्राज्य बनते कैसे थे? क्या कोई फॉर्मूला था? हाँ, एक तरह का ब्लूप्रिंट जरूर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है सप्तांग सिद्धांत। ये थ्योरी एक राज्य को, एक स्टेट को एक जीवित शरीर की तरह देखती है, जिसके 7 जरूरी अंग हैं, या कह लीजिए लिम्स हैं। राजा सिर है, मंत्री आंखें हैं, किला बाहें हैं और सेना दिल। ये सिर्फ राज करना नहीं था, ये एक तरह का साइंस था, स्टेट क्राफ्ट का विज्ञान। और शासकों ने इस थियोरी को जमीन पर उतारा भी। एक उदाहरण देखते हैं, मगध के शुरुआती राजा बिंबिसार का। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी। स्टेप 1, शादी के जरिए मजबूत पड़ोसियों से गठबंधन करो। स्टेप 2, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके जरूरी इलाकों पर कब्जा कर लो। और स्टेप 3, सारी पावर और रिसोर्स को एक जगह सेंट्रलाइज करो। ये एक क्लासिक एम्पायर बिल्डिंग प्लेबुक थी। लेकिन एक तरफ जहां राजा जमीन पर साम्राज्य बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ विचारक और दार्शनिक मन के साम्राज्य खड़े कर रहे थे।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत में एक बौद्धिक क्रांति का दौर था। इसे एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज भी कह सकते हैं। लोग पुराने वैदिक कर्मकांडों पर सवाल उठा रहे थे और जिंदगी के मतलब को समझने के लिए नए रास्ते खोज रहे थे। जैन धर्म इसी क्रांति की एक उपज था, पर समय के साथ इसमें भी अलग अलग विचार सामने आए। हुआ ये कि मगध में एक भयानक अकाल पड़ा और उसके बाद जैन धर्म दो मुख्य शाखाओं में बंट गया। एक थे दिगंबर, जिनका मानना था कि मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है, यहाँ तक कि कपड़े भी। और दूसरे थे श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे और मानते थे कि नियम थोड़े नर्म हो सकते हैं। और फिर आया बौद्ध धर्म, जिसने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। इसका जो कोर है वो 4 आर्य सत्यों में बसा है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह। पहला सच, बीमारी की पहचान, जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण, दुख की वजह है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा, इलाज का भरोसा, हाँ दुख का अंत मुमकिन है। और चौथा, प्रिस्क्रिप्शन या दवा, और उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। पर ये कहानी सिर्फ नए धर्मों की नहीं थी। जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं, उन पर भी सवाल उठ रहे थे। ऋग्वेद का ये एक श्लोक देखिए, ये बहुत पावरफुल है। एक ही परिवार है। बेटा कहता है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। एक ही परिवार में 3 अलग अलग प्रोफेशन। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि शुरुआती वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि काम पर आधारित थी। समाज में काफी ज्यादा लचीलापन था। अच्छा, एक बात साफ कर दें, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये किसी बंद कमरे में, आइसोलेशन में नहीं हो रहा था। प्राचीन भारत हमेशा से दुनिया का एक चौराहा, एक क्रॉस रोड रहा है, जहां लोग, आइडियाज और सामान सब आकर मिलते थे। अब एक ऐसा सवाल जो शायद चौंका दे, चीन में बनी एक दीवार भारत का इतिहास कैसे बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये एक जबरदस्त कहानी है जो दिखाती है कि दुनिया उस जमाने में भी कितनी कनेक्टेड थी। हुआ ये कि ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। जब चीन ने अपनी ग्रेट वॉल बनानी शुरू की, तो उसने सेंट्रल एशिया की जो घुमंतू जनजातियां थीं, उन्हें पश्चिम की तरफ धकेल दिया। अब इन जनजातियों ने अपने आगे वालों को धकेला, उन्होंने अपने आगे वालों को, और ये पूरी चेन रिएक्शन चलती रही जब तक कि एक के बाद एक कई समूह भारत की सीमाओं तक नहीं पहुंच गए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स, शक और कुषाण जैसे नए नए राजवंश भारत के हिस्सों पर राज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमलों की कहानी नहीं थी, ये संस्कृतियों के मिलने की, एक दूसरे में घुल मिल जाने की कहानी भी थी। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है विदिशा का हेलियोडोरस स्तंभ। जरा सोचिए, एक ग्रीक एम्बेसडर एक हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ बनवा रहे हैं। ये सिर्फ पत्थर का एक खंबा नहीं है, ये 2 अलग अलग कल्चर के संगम का जीता जागता सबूत है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस प्राचीन युग ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ी? चलिए आखिर में इसकी कुछ सबसे बड़ी देनों पर एक नजर डालते हैं। तो क्या कुछ मिला हमें इस दौर से? सोचिए, हड़प्पा की शहरी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, जो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी मात दे सकती है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कही जाने वाली नालंदा। अशोक की धम्या की पॉलिसी, जो राजकाज को नैतिकता से जोड़ने की एक महान कोशिश थी। या फिर अर्थशास्त्र जैसा प्रैक्टिकल गवर्नेंस का मैनुअल। और भी बहुत कुछ। ये पूरा दौर ऐसे आइडियाज और इनोवेशन से भरा था, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, एकता और फिर बिखराव का वो चक्र, विचारों की वो बहस, दुनिया के साथ वो कनेक्शन, इनमें से कौन से प्राचीन पैटर्न हैं जो आज भी भारत को आकार दे रहे हैं? ये इतिहास सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आज भी हमारी अपनी शक्ल नजर आती है। इस पर जरूर सोचिएगा।